हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर सोशल साइंस। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे सिविक्स का पहला चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू समझते हैं। ओवरव्यू में हमें बताया गया है कि जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पर कहीं भी पावर जो है वो एक ऑर्गन में रिसाइड नहीं करती है। इसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने इंडिया में भी देखा है, हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो पावर्स है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, जैसा कि पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। इसी के साथ इस चैप्टर में बताया गया है 2 एग्जाम्पल्स, जो कि पहला है बेल्जियम का और दूसरा है श्रीलंका का। दोनों में किस तरीके से पावर शेयरिंग की डिमांड होती है और दोनों उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं और क्या आउटकम निकलता है, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। ओवरव्यू के बाद हम चलते हैं हमारे पहले नेशन पर, जो कि है या पहला जो स्टोरी है हमारे पास वो है बेल्जियम की। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, छोटा सा देश है यूरोप में। इसका जो एरिया है वो हरियाणा से भी छोटा है। इसके बॉर्डर्स लाई करते हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर्स हैं इसके बेल्जियम के नीदरलैंड्स के साथ हैं, जर्मनी के साथ हैं, लग्जमबर्ग है और यहाँ पर फ्रांस और बीच में हमारे पास बेल्जियम देखने को मिलता है। वापस चलते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है, जो कि हाफ है हरियाणा के पॉपुलेशन की। अगर हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें या फिर इस चीज़ की बात करें कि यहाँ पर कितने भाषा बोलने वाले लोग या किस तरीके के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनका फ्लेमिश रीजन है उसमें 59% पीपल डिसाइड करता है हु स्पीक्स डच। यानी कि ऐसे लोग जो डच बोलते हैं वो 59% है फ्लेमिश रीजन में। टोटल पॉपुलेशन का 59% डिसाइड करते हैं फ्लेमिश रीजन में और वो डच बोलते हैं। दूसरे 40% जो है वो वलोनिया रीजन में डिसाइड करते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, इसके आगे रिमेनिंग 1% है वो जर्मन बोलते हैं। और अगर ठीक हम बात करें इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स सिटी की, तो यहाँ पर 80% जो है वो फ्रेंच है और 20% डच है। आइए हम इसको देखते हैं इसके मैप पर। मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो एरिया है येलो कलर वाला, ये है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में हमें देखने को मिलते हैं डच स्पीकिंग, जो कि अबाउट है 59%। दूसरा ये हमारे पास वलोनिया रीजन, इसमें जो है वो है सारे फ्रेंच स्पीकिंग। ये है हमारे पास अराउंड 40%। अब जो 1% बचते हैं वो इस रीजन में रिसाइड करते हैं और ये है जर्मन स्पीकिंग। ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर ये जो ब्रुसेल्स है ये है कैपिटल, ये बेल्जियम का कैपिटल है। और यहाँ पर जो 20% है वो है डच और जो 80% है वो है फ्रेंच। यानी कि ऊपर हमने देखा था कि जो डच है वो मेजॉरिटी में है और फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन इसके कैपिटल में हम देखते हैं इसका ठीक उल्टा है। जो डच है वो अब माइनॉरिटी में है और जो फ्रेंच है वो क्या है, मेजॉरिटी में है। अब हम पूरे देश में देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, रिलेटिवली रिच और पावरफुल है कंपैरेटिव टू डच। अब इसी बात को लेकर डचेस में चिंता रहती है कि भाई जो हमारी कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एजुकेशन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमें देखने को मिलती है कुछ सिविल प्रॉब्लम्स या फिर इन दोनों के बीच हमें देखने को मिलती है टेंशंस, जो कि क्रिएट होती है 1950 से लेकर 1960 तक। अब यहाँ पर ब्रुसेल्स के साथ भी यही समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर जो डच स्पीकिंग है वो यहाँ पर मेजॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सॉरी डच स्पीकिंग जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं पूरे देश में, लेकिन वो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी बन के रह गए हैं। तो अब हम इसके आगे की अकोमोडेशन देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पावर शेयरिंग की गई है, ताकि यहाँ पर जो है वो पीसफुल और हार्मनी स्टेट इसको बनाया जा सके। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्हें समझ में आया वहाँ के लीडर्स को कि यहाँ पर रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो बिटवीन 1970 और 1993 उन्होंने 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ताकि वो अरेंजमेंट बना सके ऐसे कि सब लोग मिलजुल कर वहाँ पर रह सके उसी देश में। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है, ये जो वर्कआउट किए, ये जो बनाए गए, ये बाद में वर्कआउट भी होते हैं, यानी कि अच्छे से चलते भी हैं। तो पहला अरेंजमेंट या फिर पहला चेंज उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया वो ये था
कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करेगा नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अब जो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल इन नंबर्स होंगे। जैसे कि अगर 3 फ्रेंच स्पीकिंग है तो 3 ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ स्पेशल लॉज रिक्वायर किए गए टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी कि हर कोई जो मेजॉरिटी मेंबर होगा उसको लिंग्विस्टिक ग्रुप का सपोर्ट चाहिए होगा। इससे हम इसको हमें समझ सकते हैं जैसे कोई सिंगल कम्युनिटी है वो खुद ब खुद डिसीजन नहीं ले सकती या यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकती किसी भी लॉ मेकिंग में, उसको ज़रूरत पड़ेगी दूसरी वाली कम्युनिटी की। ठीक, तो अकेले कोई भी यूनिलेटरली यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो डिसीजन नहीं ले सकती। दूसरा हम देखते हैं बहुत सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट की दोनों रीजन्स के। यानी कि दोनों रीजन्स की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर पावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी कि कुछ पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई ताकि वो फैसले ले सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आपके मम्मी पापा हैं तो वो आपको कुछ अथॉरिटी जैसी देते हैं कि खुद आपके डिसीजन, जैसे आप मान लीजिए एक रजिस्टर लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको विदहोल्ड नहीं करेंगे अपने डिसीजन के साथ, वो ये देखेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है और आप क्या डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन सा रजिस्टर आपको चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ जो पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी जाती हैं डिस्पाइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सब ऑर्डिनेट नहीं बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा ब्रूसेस जो है, जहाँ पर हमने देखा था कि जो डच स्पीकिंग थे वो कैसे थे, माइनॉरिटी में जा चुके थे। तो यहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी, दोनों के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। फ्रेंच स्पीकिंग जो कि मेजॉरिटी में थे ब्रूसेस में, उन्होंने इस बात को इसलिए अपना लिया क्योंकि पूरे देश में या पूरे बेल्जियम में हम देखते हैं डच स्पीकिंग जो थी वो मेजॉरिटी में था, लेकिन फिर भी उसने अकोमोडेट किया फ्रेंच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसीलिए ब्रूसेस का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो हमें देखने को मिलता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एक तीसरे तरीके की गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट में एक डच, एक फ्रेंच और एक जर्मन स्पीकिंग मेंबर रिप्रेजेंट करेगा इसको, चाहे वो नो मैटर वेयर दे लिव कहीं भी रहते हो, लेकिन एक डच और एक फ्रेंच और एक जर्मन स्पीकिंग जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेगा इनके कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ का। अब आपको लगता होगा ये जो बेल्जियम जो मेथड मॉडल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, यहाँ पर बेल्जियम में लोग रह रहे हैं, लेकिन ये जो बेल्जियम मॉडल है ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि लोग यहाँ पर पीसफुली और हारमोनी से रहने लगते हैं और सिविल स्ट्राइफ यानी कि सिविल वॉर यहाँ पर कभी भी नहीं होती दोनों मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक, जो कि हो सकती थी। इसी को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज जो साथ में आती हैं यूरोपियन यूनियन फॉर्म करने के लिए, वो ब्रुसेल्स को अपना हेड क्वार्टर चूज़ करती हैं कि भाई इतना अच्छा है कि यहाँ पर लोग एक साथ रह रहे हैं इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल ब्रुसेल्स का, जहाँ हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंसेस थे और किस तरीके से अकोमोडेशन किया गया या यहाँ पर चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में बिटवीन 1970 एंड 1993। ठीक, जिसमें से पहले हमने देखा कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर जो है वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, कुछ ऐसे लॉज होंगे जहाँ पर मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी कि हर एक भाषा बोलने वाले ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी उस लॉ को पास करने के लिए। और तीसरा हमने इसी में देखा कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी है वो एक बार में या अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, यूनिलेटरली उसको दूसरी कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा हमने देखा था कि यहाँ पर दो जो रीजन्स हैं कंट्री के, उसमें क्या किया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट को सब ऑर्डिनेट नहीं बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा हमने और ये भी देखा था कि ब्रुसेल्स जो है वो सेपरेट गवर्नमेंट देखता है फॉर बोथ द कम्युनिटीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है। हालांकि इसके जो फ्रेंच है वहाँ पर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो यहाँ पर जो है मेजॉरिटी में, फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डचेस ने उनकी जो पूरी कंट्री में जो मेजॉरिटी में है वो इस चीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हैं फॉर द फ्रेंच ऑल्सो। लास्टली हमने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म होगी जो कि एक डच, एक फ्रेंच और एक जर्मन स्पीकिंग क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा तीनों लैंग्वेजेस के लिए।
और ये पावर रिगार्ड करेंगी कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है श्रीलंका का। अब ठीक वैसे ही जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर जो हमारे पास बेल्जियम था, ठीक वैसे ही हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, हमारे इंडिया के तमिलनाडु से थोड़ी ही दूर है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है, यानी कि लगभग हरियाणा जितनी है। ठीक, ये जो लाइक अदर नेशन साउथ ईस्ट रीजन, श्रीलंका है द डाइवर्स पॉपुलेशन। इसकी क्या है, पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं या इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन समझते हैं। तो यहाँ पर द मेजर सोशल ग्रुप्स सिन्हालीज हैं। इसकी जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, सिन्हाली हैं, सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो कि है 74%। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो तमिल स्पीकर्स हैं वो अराउंड 18% है। और तमिल स्पीकर्स में भी अलग से सब कैटेगरी डिवाइड की गई है, एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। तो इंडियन तमिल, अगर हम श्रीलंकन तमिल की बात करें तो जो नेटिव पर्सन है, यानी कि जो शुरुआत से श्रीलंका में रहते आ रहे थे, उनको हमने कहा श्रीलंकन तमिल्स। और जो बाद में जाकर रिसाइड करते हैं श्रीलंका में, उनको हम कहते हैं इंडियन तमिल्स, या जिनके 4 फादर्स इंडिया से गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर्स वहाँ पर काम करने के लिए, बाद में वो कहलाते हैं इंडियन तमिल्स। तो जो श्रीलंकन तमिल्स है वो अराउंड 13% है। बाकी 18 में से 13 अगर हम कम कर देते हैं तो हमें मिलेगा 5%। तो जो 5% बचते हैं वो इंडियन तमिल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो जो श्रीलंका का कंसंट्रेशन है वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स हमें देखने को मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग, जो सिन्हाला भाषा बोल रहे थे 74% थे, वो क्या है, वो बुद्धिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम। अगर हम तमिल्स की बात करें तो वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइडेड है, और जो सिन्हाला है वो बुद्धिस्ट है। देयर अबाउट 7% ऑफ द क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन ऐसे हैं जो तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। तो ये रहा इसका कंपोजिशन। अब ठीक जिस तरीके से हमने देखा था यहाँ पर बेल्जियम में, अब हम वही देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर देखा था बेल्जियम में। जैसे हमने देखा था कि भाई यहाँ पर जो डच कम्युनिटी थी वो इस बात का एडवांटेज ले सकती थी कि वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। ठीक, तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, अगर ऐसा किया जाता तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता था, या सिविल वॉर देखने को मिल सकती थी हमें, कहाँ पर, बेल्जियम में। ठीक है, लेकिन हम श्रीलंका की अगर बात करें तो हम देखते हैं जो सिन्हाला कम्युनिटी है जो 74% थी, उसने यहाँ पर क्या किया, वो मेजॉरिटी में थी, तो उसने अपने हिसाब से लॉज और रूल्स को इम्पोज करना शुरू कर दिया पूरी कंट्री में। ठीक है, अब जो तो जो श्रीलंका थी, तो यहाँ पर हमें मेजोरिटेरियनिज्म रूल देखने को मिलता है। इसका ये मतलब है जो लोग मेजॉरिटी में है वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रूल कर रहे हैं, जिसमें आते हैं हमारे सिन्हाला। तो सिन्हाला क्या करते हैं, अपने तरीके से लॉस को फ्रेम करते हैं और अपने हिसाब से वर्क करते हैं। तो जो कंट्री है श्रीलंका वो 1948 में आज़ाद होती है। ठीक, अब जब आज़ाद होती है तो जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो यहाँ पर डोमिनेंस कर लेता है गवर्नमेंट में। ठीक, जब डोमिनेंस कर लेता है तो यहाँ पर मेजॉरिटेरियन मेजर को अपना लिया जाता है, यानी कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही बात मानी जाती है। अब इसके चलते होता क्या क्या है, 1956 में एक एक्ट पास होता है जिससे सिन्हाला जो है सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, दिस रिगार्डिंग द तमिल जो भाषा है उसकी कोई बात ही नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्नमेंट जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो अप करती है, जो कि हेल्प आउट करती है सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटीज, पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब को अटेन करने के लिए। यहाँ पर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि भाई जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगा, फॉस्टर करेगा, बढ़ावा देगा और प्रोटेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म को। जो बुद्धिज़्म था वो कौन प्रैक्टिस करता था, सिन्हालीज प्रैक्टिस करते थे, यानी कि जो मेजॉरिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये जो गवर्नमेंट मेजर्स थे ये धीरे धीरे क्या करने लगे, जो श्रीलंकन तमिल से या जो तमिल से उनके मन में एक एलियनेशन की फीलिंग बनने लगे, यानी कि वो ये समझने लगे कि भाई हम श्रीलंका का पार्ट नहीं है, हम इससे अलग है। ठीक है, और सिर्फ बुद्धिस्ट ही जो है यहाँ पर जो बुद्धिस्ट है या फिर जो सिन्हाला लीडर्स है वो सिर्फ सेंसिटिव है बुद्धिज्म को लेकर और सिर्फ वो उन्हीं की बात मानते हैं। अब यहाँ पर जब वो इस तरीके का फील करते हैं कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है,
और उनके जो इंटरेस्ट है वो हमेशा के लिए इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे इसका जो रिजल्ट है, तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट होना शुरू हो जाती है, टेंशन्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है सिनाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच। अब श्रीलंकन जो तमिल्स है वो यहाँ पर, अब दोनों के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोनों के बीच में टेंशन है सिनाला और तमिल्स के बीच। तो अब तमिल्स क्या करते हैं, श्रीलंकन तमिल्स बेसिकली यहाँ पर एक पार्टी लॉन्च करते हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो स्ट्रगल करती है या डिमांड करती है कि तमिल को क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। इसके अलावा और क्या किया जाए, जॉब्स, पहली बात तो ये थी कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उनको पूरा अधिकार दिया जाए उसके रूल्स और रेगुलेशन से डील करने के लिए। दूसरा, इक्वालिटी दी जाए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले उनको ताकि वो भी सिक्योर कर सके अपनी एजुकेशन और अपने जॉब्स को। लेकिन उनकी बात जो ऑटोनॉमिक प्रोविंसेस की थी पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। उनकी जो बात थी या उनकी जो डिमांड थी तमिल्स की, उनको हमेशा ही नकार दिया गया। तो 1980s तक आते आते बहुत सारी जो सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। अब यहाँ पर क्या होता है, 1980s तक आते आते तमिल जो है बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो कि डिमांड करती है तमिल एलम की, यानी कि तमिल्स के लिए अलग से एक स्टेट की डिमांड करती है इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब यहाँ पर ये जो डिमांड्स हैं, इनकी ये डिमांड्स बढ़ती जाती है तो डिस्ट्रस्ट है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच ये भी बढ़ने लगता है और ये टर्न हो जाता है इनटू अ सिविल वॉर। सिविल वॉर होता क्या है, जब एक जगह पर रहने वाले लोग अपनी ही गवर्नमेंट से रिवॉल्ट करने लगे, उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। या फिर एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के खिलाफ या एक गवर्नमेंट ग्रुप के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है, वो है हमारा सिविल वॉर। तो अब रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज़ हैव किल्ड। जो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो मारे जाते हैं। बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो मजबूर हो जाती हैं अपना घर छोड़ने के लिए एज रेफ्यूजीज, और बहुत सारे लोग जो है अपने लाइवलीहुड खो देते हैं। ठीक, द सिविल वॉर caused a terrible setback into social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009 और ये सिविल वॉर खत्म होती है जाके 2009 में। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो श्रीलंका में हुआ, ठीक है, तो श्रीलंका में था, हमने दोनों ही स्टोरी देखी, तो हमने दोनों ही डेमोक्रेसी में दोनों स्टोरी देखी और हमने देखा कि भाई बेल्जियम में जो लीडर्स ने किया, ठीक है, उससे जो इस पॉसिबल व रिस्पेक्टिंग फीलिंग्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन, यहाँ पर जो किया गया वो दोनों कम्युनिटीज थी उनकी जो फीलिंग्स थी उसको रेस्पेक्ट किया गया और दोनों के इंटरेस्ट को देखते हुए लॉस बनाए गए। ठीक है, ऐसा रियलाइजेशन हुआ जब तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सेप्टेंस हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है और पावर शेयरिंग कर ली जाती है। लेकिन श्रीलंका के केस में यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देखते हैं मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो डिमांड करती है, फोर्स करती है अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए और पावर शेयर करने से रिफ्यूज़ कर देती है। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो यूनिटी है कंट्री की वो डिसबैन हो जाती है, यानी कि यूनिटी जो है वो टूट जाती है कंट्री की और हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सिविल वॉर। यानी कि पहली कंट्री में तो हम देखते हैं लोग बाग पीस के साथ या हार्मनी के साथ रहने लगते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो श्रीलंका में हमें देखने को मिलती है सिविल वॉर। तो ये हो गए हमारे दो एग्जाम्पल्स। अब इसका सीधा सीधा मतलब है, यानी कि जब आप पावर शेयरिंग करते हो तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप हेल्प आउट कर सकते हो लोगों को एक साथ रहने के लिए और डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करते हो अपनी कंट्रीज़ में डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स या ग्रुप्स के बीच में, तो आप देखते हो कि यहाँ पर सिविल वॉर जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके देश में आ सकती हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल शाम ठीक 8 बजे। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा और आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करें 100% इन द कमेंट सेक्शन।